Good evening, students. We'll start the class in 2 to 3 minutes. Okay, guys. So let's start. Okay. So I think in this sheet we completed till question number 25 तक हमारा हो गया था, ये एप्पल और मैंगोस के रेशियो तक. नाउ वी स्टार्ट विथ द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. ये भी मैं आपको शायद बता चुका था जितना मुझे याद है. आई गेस मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का भी आपको बताया था कि होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि शायद उसका भी हमने एक क्वेश्चन आई थिंक देखा था. ठीक है. सो देखिए, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बोर्डिंग हाउस आर पार्टली फिक्स्ड
and partly varying linearly with the number of boarders. एक घर में जितने भी लोगों को ठहराना है आपको, उसका जो एक्सपेंस है that is dependent on two things. पहला पार्ट फिक्स है, दूसरा पार्टली वेरिंग लीनियरली विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स, की घर में कितने लोग रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. The average expense per boarder is rupees 700 when there are 25 boarders and rupees 600 when there are 50 boarders. अगर आप 25 लोगों को ठहराते हो तो खर्चा आएगा 700, लेकिन अगर आप 50 लोगों को ठहरा रहे हो घर पे तो 600 का खर्चा आएगा. So what is the average expense when the number of boarders are 100? ठीक. सो क्या करेंगे हम, जो हमारा पार्टली फिक्स्ड है, फिक्स्ड वाले को आप ले लो F, और जो वेरिंग है उसको आप ले लो V. ठीक. तो कुछ फिक्स तो मतलब आप ये समझ लो कि पर पर्सन 100 रुपये फिक्स है, ठीक है, या पर पर्सन 10 रुपये फिक्स है, और जितने भी पर्सन आ रहे हैं उनका खर्चा पर एक हर पर्सन का खाने के हिसाब से या जो दूसरे सर्विसेज होते हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा लगेगा. तो फिक्स्ड पार्ट हो गया F, प्लस अगर 25 लोग हैं तो हर पर्सन का कुछ चार्ज आपको वेरिंग चार्ज लगेगा, तो 25 इंटू V, ये हमें देता है 700 रुपीज. ठीक. सेकेंड कंडीशन में फिक्स पार्ट तो फिक्स रहेगा चाहे लोग कितने भी हो, प्लस लेकिन अब लोग हैं 50, तो आपको लगे 600 रुपए. ठीक. दोनों को सॉल्व कर लो. ठीक. आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपकी इक्वेशन आएगी कुछ ऐसे, 2F प्लस 50V इक्वल टू 1400 एंड F प्लस 50V इक्वल टू 600. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 50V कैंसिल, आपको बचा F इक्वल टू 800. नो ओके सॉरी, एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक है, एक सेकेंड. यहाँ पे आपको एवरेज एक्सपेंस गिवन है, सो आपका टोटल एक्सपेंस होगा 700 इंटू 25. वैसे यहाँ पे एवरेज एक्सपेंस 600 है तो वो होगा 600 इंटू 50. ठीक है, क्योंकि जो आपको एक्सपेंस गिवन है वो 25 बॉर्डर्स का एवरेज गिवन है, तो 25 बॉर्डर्स का अगर एवरेज गिवन है तो 25 बॉर्डर्स का टोटल एक्सपेंस होगा आपके पास 17500. वैसे ही 50 बॉर्डर्स का टोटल एक्सपेंस होगा 600 इंटू 50, दैट इज नथिंग बट 30,000. ठीक. अब आप मल्टीप्लाई करो, मतलब अब आप सॉल्व कर सकते हो. आपकी फर्स्ट इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करिए 2, तो आपकी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 2F प्लस 50V इक्वल टू 35,000. ठीक. एंड F प्लस 50V इक्वल टू 30,000, सेकेंड इक्वेशन एज इट इज. अब आप सब्ट्रैक्ट करिए तो 50V कैंसिल, आपके पास बचता है F इक्वल टू 5,000. मतलब ये तय है कि आपको फिक्स 5,000 रुपए तो फिक्स देना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए आप समझ लो कि जैसे आपने एक होटल या एक लॉज बुक किया, ठीक है, अपने गेस्ट के लिए, तो अगर आप होटल या लॉज बुक कर रहे हो तो आपको उसके रूम का या उसके हॉल का किराया आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा. बाकी जितने बंदे आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. ठीक. तो अब F आ गया 5,000, इसको किसी भी एक इक्वेशन में डालो, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, आपको मिल जाएगा V का वैल्यू. ठीक. वेरिएबल मतलब हर पर्सन का एक्स्ट्रा चार्ज आपको कितना लग रहा है. ठीक. जैसे देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देता हूँ, 5,000 प्लस 25V इक्वल टू 17,500, तो 25V विल बिकम 12,500. तो यहाँ से आपको वेरिएबल चार्ज कितना मिला, 500. ठीक. तो ये क्वेश्चन में आपको ये पता चल गया
कि आप कितने भी लोगों को ठहराओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको उस पूरी बिल्डिंग का रेंट देना है 5,000, प्लस जितने लोग ठहराओगे उनके रहने खाने या बाकी सर्विसेज का आपको हर पर्सन का 500 रुपए देना पड़ेगा। तो जब हमने ये कंडीशन लगाई तो 25 लोगों के साथ हमारा खर्चा आया 17,500, जिसके थ्रू हमें एवरेज मिला 700। लेकिन जब हमने 50 लोगों को ठहराया तो हमारा खर्चा आया 30,000, जिसके थ्रू हमें एवरेज मिला 600। तो अगर मुझे 100 लोगों को वहां पे रुकवाना है उस एरिया में, तो कितना खर्चा आएगा? तो अगेन दैट विल बी कंसिडर्ड एज एफ प्लस 100V। एफ कितना है मेरे लिए? 5,000 प्लस 100 इंटू वी कितना आया मेरे लिए? 500। तो 5,000 प्लस 50,000, तो टोटल खर्चा आएगा मेरा 55,000 रुपीज। लेकिन ये 100 लोगों का इकट्ठा है, तो मेरा एवरेज खर्चा आया 55,000 डिवाइडेड बाय 100 बोर्डर्स और 100 नंबर ऑफ पर्संस। ठीक, तो दैट इज 550। क्लियर है सभी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो हमने यहां से स्टार्ट किया, थोड़ा सा हमें लेंदी पड़ा। इसको करने की एक छोटी सी आपके पास टेक्निक और है जो आप थोड़ा इजीली कर सकते हो। ठीक है, लाइक एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कैट 1999, मतलब ये एक तरह से कैट लेवल का क्वेश्चन है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैट ही नहीं किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इट कैन कम इन एनी एग्जाम, whether it is CAT or any other competitive एग्जाम या किसी जॉब के एग्जाम में। ठीक, तो उसको शॉर्टकट तरीके से करने की टेक्निक देखो। आपको पता है कि जब 25 बॉर्डर्स थे तो हर बॉर्डर का खर्चा एवरेज आया 700, यानी हमारा खर्चा आया 17,500। जब मैंने 50 कर दिया तो 50 के हिसाब से मेरा खर्चा आया कितना? 30,000। देखो जितना फिक्स लगना था वो तो लगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जितना मेरे को फिक्स लगना है वो तो वैसे भी लगना था। तो अब आप देखो कि आपके नंबर ऑफ बॉर्डर्स या नंबर ऑफ गेस्ट्स की बात करूं, ये 25 बढ़ गए। तो अगर गेस्ट्स आपके 25 बढ़ गए तो उन 25 गेस्ट्स का खर्चा आपका एक्स्ट्रा कितना दिख रहा है? 12,500। तो 25 गेस्ट्स अगर एक्स्ट्रा कर दोगे, क्योंकि 25 से 50 गेस्ट किया, तो 25 गेस्ट्स एक्स्ट्रा करने पे आपका खर्चा हुआ 12,500 एक्स्ट्रा। तो अगर आप अपने गेस्ट्स 50 एक्स्ट्रा करते तो खर्चा कितना होता? 25,000 और लगता। मैंने 25 गेस्ट, पहले कंडीशन में 25 गेस्ट थे, दूसरे कंडीशन में 50 गेस्ट थे। तो जब मैंने 25 से 50 किया तो मेरे को कितने गेस्ट को ऐड करना पड़ा? 25 गेस्ट, उनका खर्चा आया 12,500 एक्स्ट्रा। तो अगर गलती से मैं 25 की जगह 50 लोग बढ़ाना चाहता तो 50 एक्स्ट्रा करने के लिए मेरा खर्चा भी कितने से बढ़ता? 25,000 से बढ़ता। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछो प्लीज। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक, तो देखो इनिशियल कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन में मेरे पास कितने गेस्ट्स थे? 50। 50 से कितने करने हैं? 100।
तो जब आपको पता है कि 50 गेस्ट को बढ़ाने का खर्चा मेरा 25,000 और लगने वाला है, तो जब मेरे पास ऑलरेडी 50 गेस्ट थे, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आया था? 30,000। इसमें और अगर 50 गेस्ट ऐड कर दूं तो 100 गेस्ट हो जाएंगे। तो 50 गेस्ट का एक्स्ट्रा खर्चा कितना आता? दैट्स इट। 25 बढ़ाने पे मेरा खर्चा 12,500 बढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। A is directly proportional to B and B is inversely proportional to C. But again, C is directly proportional to the square of D and D is directly proportional to the cube root of E. Assuming all are positive integers, as A increases, E क्या होगा? तो अब देखो आपको क्या करना है। प्रोपोर्शनैलिटी में ये होता है कि जब डायरेक्ट होता है तो अगर आप एक को बढ़ाते हो तो दूसरा भी बढ़ता है, लेकिन इन्वर्सली में ऐसा होता है कि जब आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। सी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली डी का स्क्वायर है, वो तो वैसे ही बढ़ेगा। अब डी बढ़ा रहे हो तो ये ई का क्यूब रूट है, बट क्यूब रूट है तो उससे क्या फायदा, वो बताओ। भाई है तो दोनों के बीच में डायरेक्ट का साइन ना, तो अगर डायरेक्ट का साइन है तो ई भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? आपने ए को बढ़ाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आपको ज्यादा टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आप स्पीड कम रखोगे। तो सेम बात है कि जब इनवर्सली होता है तो एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। ओके हर्षित, आप कह रहे हो कि क्यूब रूट है तो कम होगा, ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो अगर मैं मान लो ऐसा गिवन है कि आपने ई को 8 रखा तो आपको डी की वैल्यू मिलती है फॉर एग्जाम्पल 80, और जब आपने ई को 27 रखा तो आपको डी की वैल्यू मिली 270। तो सीधी सी बात है, ई बढ़ा रहे हो तो डी भी बढ़ रहा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भाई वहां पे ई की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे जैसे क्यूब रूट है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर बीच में साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अनटिल अनलेस यहाँ पे पावर नेगेटिव ना हो। ठीक, तो इन शॉर्ट आपने ए को इंक्रीज किया तो बी इंक्रीज हुआ, बट जब बी इंक्रीज किया तो सी डिक्रीज हुआ। ठीक,
क्योंकि सी और डी प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो सी डिक्रीज हुआ तो डी भी डिक्रीज हुआ, और डी और ई भी प्रोपोर्शनल है तो डी डिक्रीज हुआ तो ई भी डिक्रीज हुआ। तो इन शॉर्ट आपने ए को बढ़ाया तो ई आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी ये दोनों ऐसे एक लेवल पे दिख रहे हो तो जो होगा एक साथ होगा। इनका लेवल अलग है, बी ऊपर है तो सी नीचे, तो इनवर्स होगा। बस सिंपल ध्यान रखना। Now देखो, the height of Santosh is directly proportional to the square root of his age. तो height of Santosh is directly proportional to the square root of the age. So what will be the height of Santosh at 16 years if he is 4 feet tall at the age of 9 years? अब देखो, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम इक्वेशन में वहां पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं k, तो वील बी राइटिंग h इक्वल टू k रूट a। तो इसको मैं दो तरफ से लिखूंगा, मतलब दो तरफ से मतलब दो टाइप से लिखूंगा। h1 इक्वल टू k इंटू रूट a1 and h2 equal to k times of root a2। मतलब अगर मान लो एज 5 साल है तो हाइट कुछ होगी, अगर एज 8 साल है तो हाइट कुछ और होगी। तो दो कंडीशन है ना, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कंडीशन 1, इसलिए हर जगह मैंने सब्सक्रिप्ट में 1 डाला है। वैसे ही ये दूसरी कंडीशन है तो कंडीशन 2, तो इसलिए एज नंबर 2 एंड हाइट नंबर 2। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको k कांस्टेंट रखना है, तो k1 k2 नहीं लिखना है, सिर्फ k एज इट इज लिख के चलेंगे। ठीक, क्लियर ना? जब भी ऐसा आए तो देखो, अगर मैं इस तरफ से k को लिखना चाहूं तो k को क्या लिखूंगा, h2 बाय रूट ऑफ a2, और यहाँ पे k क्या लिखूंगा, h1 बाय रूट ऑफ a1 लिख सकता हूं। जब दोनों चीजें k है तो क्या मैं दोनों को इक्वेट करके ऐसा नहीं लिख सकता, h1 बाय रूट a1 इक्वल टू h2 बाय रूट a2, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो। क्योंकि k कांस्टेंट है, k चेंज नहीं हो रहा आपकी इक्वेशन में। इतना क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो देखो ये जो 9 गिवन है, दिस इज a1, दैट इज एज 1। ये जो 4 फीट है, दिस इज h1 की 9 साल में हाइट 4 फीट, तो 16 साल आपको गिवन है एज a2, तो h2 आपको बोला है निकालने के लिए। तो सीधे सीधे इक्वेशन में पुट करिए, h1 मेरे पास है 4, a1 है 9, तो रूट ऑफ 9 इक्वल टू h2 आपको निकालना है, और a2 है 16, तो रूट ऑफ 16। तो देखो सॉल्व करो, आपको इक्वेशन मिलेगी 4/3 इक्वल टू h2/4। तो यहाँ से h2 आपको मिल जाएगा 16/3 फीट ना। 16/3 फीट को आप लिखोगे 5.3333 फीट, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो। ठीक, या सिंपल करने के लिए 5 1/3 फीट, तो 5 फीट तो ठीक है, 1/3 फीट, एक फीट में आपके पास होते हैं 12 इंचेस, तो 12/3 आपको मिल गया 4, तो 1/3 ऑफ द फीट विल बी 4 इंचेस, सो द हाइट विल बी 5 फीट एंड 4 इंचेस। रखो दो।
मेरा दिमाग से एक ही चीज पे खराब है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक छोटे तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे कहीं भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम वैसे ही करेंगे। जब भी आपको दो चीजों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का गिवन हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो a1 बाय b1 इक्वल टू a2 बाय b2। ठीक। लेकिन अगर आपको इनवर्सली का गिवन हो तो आप लिखोगे a1 बाय b2 इक्वल टू a2 बाय b1। ये पलट जाते हैं, याद रखना। जब इनवर्सली का गिवन हो तो a1 बाय b2 होगा एंड a2 बाय b1 होगा। लेकिन जब डायरेक्टली का रिलेशन गिवन होगा तो a1 दोनों तरफ 1 दोनों तरफ 2, यहाँ पे 1 2 2 1 ऐसा चलेगा। ये सिंपल एंड शॉर्टकट मेथड याद रखो। तो ये सेम आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, जैसे हाइट उसकी डिपेंड करती है एज के स्क्वायर रूट पे, तो h1 बाय रूट a1 इक्वल टू h2 बाय रूट ऑफ a2। देखो वही इक्वेशन मिल गई जो हमने उतना लंबा k एज्यूम करके सॉल्व किया था। तो कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं, बस इसे अब हमेशा याद रखिएगा। एक्चुअली आता वही है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो a1 बाय b1 इक्वल टू a2 बाय b2 वाला हिसाब। यही इक्वेशन थी। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं आगे। ना देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो आप दोनों को कंबाइंड करके लिख दो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय V, टेम्परेचर बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक्चुअली गैस प्रेशर है तो गैस प्रेशर को आप P लेके चलो, क्योंकि प्रेशर की बात कर रहा है वो, तो उसको हम P लेते हैं। ठीक है, द प्रेशर ऑफ अ गैस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो देखो इसको मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसी तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्या ये कहीं से भी गलत होगा? सिर्फ मेरे को अभी T के रिस्पेक्ट में बताना, मैं थोड़ी देर के लिए V को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 होगा, है ना? अब मैं थोड़ी देर के लिए जो V को हटाया था उसको वापस लाता हूं। P और B में इनवर्स है, तो इनवर्स है तो अगर यहाँ पे P1 है तो नीचे में वॉल्यूम कौन सा आना चाहिए? 2 वाला V2, और यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम आना चाहिए?
V1। मैं प्रेशर के हिसाब से देखूंगा ना, क्योंकि आपको रिलेशन गिवन है प्रेशर और वॉल्यूम का और प्रेशर और टेम्परेचर का। तो जब ये रिलेशन आपको गिवन है तो अगर P1 है तो नीचे V2 आना चाहिए। तो आ गया, देखो सीधा रिलेशन, वरना K अज्यूम करके चलते तो आप ऐसा लिखते कि P1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T1 अपॉन V1, फिर P2 इक्वल टू K टाइम्स T2 इंटू V2, फिर दोनों तरफ से K रिलेट करते, रिलेट करने के बाद आपको पूरा का पूरा मिलता सब चीजें, बट वो फिर एट द एंड यही मिलती। तो उससे अच्छा हमने सीधा शॉर्टकट मेथड से इक्वेशन निकाली है। तो अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब बोल रहा है कि इनिशियल कंडीशन में, ध्यान से देखो, द इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर 150 पास्कल्स, ये हो गया P1, 20 क्यूबिक मीटर, ये हो गया आपका V1, एंड 100 डिग्री कैल्विन, ये हो गया आपका टेम्परेचर 1। सो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, ठीक, मतलब आपको T2 निकालना है। इफ द फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द सेम आर 8 क्यूबिक मीटर, मतलब ये हो गया वॉल्यूम 2, और 150 पास्कल मतलब ये हो गया प्रेशर नंबर 2। तो देखो, हमेशा याद रखना, अगर एक इक्वेशन होती है तो अननोन भी आपके पास एक होता है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 6 वेरिएबल्स। 6 में से 5 उसने दे दिया, V1 दे दिया, T1 दे दिया, P1 दे दिया, V2 दे दिया, P2 दे दिया, आपको सिर्फ T2 निकालना है। तो बस पुट करते जाओ, P1 की वैल्यू 150, T1 की वैल्यू 100 और V2 की वैल्यू 20 इक्वल टू P2 आपको उसने दिया 150 पास्कल्स, ठीक, अपॉन T2 आपको निकालना है, और वॉल्यूम 2 कितना है? 8। तो देखो, पहली बात तो ये दोनों प्रेशर कैंसिल हो गए, बस आपको T2 निकालना है। तो आपके लिए T2 आएगा 100 इंटू 20 अपॉन 8। ये T2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और ये 100 और 20 ऊपर ले जाओ, यहाँ पे आ गया आंसर, इजीली आ जाएगा बहुत। कितना आएगा टेम्परेचर बताओ? 80, 50, 40 या 45? हाँ सॉरी, एक सेकेंड, हाँ V120 है, मैं उल्टा लिख दिया हूँ। V120 है और V2 8 है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 8 अपॉन में यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 40 केल्विन।
ठीक है। हाँ हर्षित, आप बोलिए, आपका मैसेज आया कि आपको डाउट है, बताइए हर्षित, क्या डाउट है आपको? अच्छा ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ द क्वेश्चन इज, a can contains a solution of two liquids A and B in the proportion 7:5. When 9 liter of solution is drawn out and the can is filled with B, the proportion of A and B in the final mixture becomes 7:9. So how many liters of liquid A was there in the can initially? आपको इतना बोल रहा है कि ये कैन में बोल रहा है कि दो लिक्विड है ए और बी जिनका प्रोपोर्शन है 7:5, 9 लीटर सोल्यूशन हम उसमें से निकाल दिए और उसमें उस कैन को हमने फिल किया वापस बी से, ठीक। द प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 7:9. सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए was there in the can initially? ठीक, ना देखो, आपको पता है रेशियोज में इनिशियली क्या होगा, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ओवरऑल जो कैन है उसमें आपके पास था x लीटर का सोल्यूशन, ठीक। तो अगर मैं उसमें से देखूं तो a होगा 7/7 + 5 ऑफ x और b होगा 5/7 + 5 ऑफ x, यानी a की कैपेसिटी है 7/12x और b की कैपेसिटी होगी 5/12x, राइट। x कितना भी लीटर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो 7/12x एंड 5/12x ये a और b की कैपेसिटीज है। हाँ राइट, ओके गाइस, तो आपको जो बेसिकली रेशियो मिल रहा है प्रोसेस अगर हम करें तो प्रोसेस करने के बाद आपको कंडीशन क्या मिलेगी कि देखो 7, अगर हम मान लो इसमें से 9 लीटर सोल्यूशन हटा भी देते हैं, तो जब मैं 9 लीटर सोल्यूशन हटाऊंगा तो मेरा सोल्यूशन क्या बचेगा, x - 9 लीटर्स। लेकिन तब भी इसमें a का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 7:5 का रहेगा, मतलब 7/12 का। तो कैन आई से इसमें a होगा 7/12 टाइम्स ऑफ x - 9 लीटर, ठीक। लेकिन जब मैंने इसमें से मान लो कि ये फॉर एग्जांपल 10 लीटर का था, 10 में से मैंने 2 लीटर निकाल दिया, 2 लीटर निकालने के बाद इसमें मैंने वापस 2 लीटर ऐड किया, बट वो लिक्विड बी का ऐड किया, प्योरली बी था वो, ठीक है। आप यूं समझ लो कि ए इज नथिंग बट मिल्क एंड बी इज नथिंग बट वाटर। तो आपको मिल्क इज टू वाटर का रेशियो गिवन है 7:5, ठीक है। और ये 10 लीटर का सोल्यूशन था, ठीक। अब 10 लीटर का अगर सोल्यूशन था उसमें से आपने 2 लीटर निकाला और उसकी जगह 2 लीटर आपने प्योर वाटर ऐड किया,
प्योर वाटर ऐड करने के बाद आपको अब रेशियो मिल रहा है मिल्क और वाटर का 7:9, ठीक। लेकिन टोटल क्वांटिटी अभी भी कितनी होगी, 10 ही होगी ना, क्योंकि मैंने 2 निकाल के 2 डाला। तो टोटल क्वांटिटी आज भी मेरी उतनी ही है, दैट इज नथिंग बट x। तो अब देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a अपॉन टोटल, पहले a 7 था और टोटल x था, अब a कितना है, इतना, और टोटल कितना है आज भी x। तो a मेरा कितना बचा, 7/12 टाइम्स ऑफ x माइनस 9 अपॉन x एज इट इज इक्वल टू, आपको रेशियो क्या मिला, 7:9। तो 7:9 मतलब टोटल कितना होगा, 16। है ना, होगा। क्योंकि देखो, आपका अगर मान लो मैं इसमें से बोलता कि 10 में से 2 हटाया तो ए होता 8 लीटर, ठीक, 8 लीटर होता। तो वो 8 लीटर तो अभी भी है यहाँ पे, लेकिन 8 लीटर का जो था उसमें से ए का कंसेंट्रेशन आपको 7/12 मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 12 पार्ट में से ए 7 पार्ट ए का है। तो 7/12 टाइम्स ऑफ x माइनस 9, ए तो उतना ही बचा, लेकिन टोटल तो आज भी x है। और आपको ए और बी का रेशियो मिल रहा है 7:9, मतलब 7 + 9 आपको मिला 16। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो 10 लीटर 2 लीटर मैंने सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए बताया आपको। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 16 इंटू 7/12 टाइम्स ऑफ x माइनस 9 इक्वल टू 7x। 4 3 जा 4 4 जा, ये 4 को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी इक्वेशन हो गई 4 इंटू 7 28। तो 28x माइनस 28 इंटू 9, ठीक, दैट इज 252 इक्वल टू 7 3 जा 21x। सब सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा 7x इक्वल टू 252। तो x आपको मिला 36 लीटर। मिलेगा, x आया 36 लीटर, मतलब ये जो पूरा सॉल्यूशन था जिसमें a और b टाइप के 2 लिक्विड थे, उसकी टोटल कैपेसिटी 36 लीटर है। बट उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए। तो ए कितना होगा मेरे लिए, 7/12 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 7/12 टाइम्स ऑफ 36। ये आपको मिलेगा 21 लीटर्स, ऑप्शन 1। या आई रिपीट द फॉर्मूला ऑफ ए। ठीक है, ए का फॉर्मूला होगा आपके लिए कि आपको पता है कि ए और बी का रेशियो है 7:5। तो अगर मुझे ए की क्वांटिटी निकालनी है तो वो होगा 7 पार्ट्स आउट ऑफ 7 + 5 पार्ट्स ऑफ द टोटल क्वांटिटी विच इज x। तो 7/12
टाइम्स ऑफ x, और x हमने निकाल लिया 36। हाँ सर। ओके, नाउ हम चलते हैं पुराने क्वेश्चन पे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं एवरेजेस या पढ़ाऊंगा तभी आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा। नाउ लेट मी चेक इनटू वन ऑफ द रिस्पेक्टिव रेशियो। ये तो मैंने आपको करवा दिया था, आई गेस। 1 मिनट। Yeah, I think this was the question. Ki when 3 brands of juices are mixed in the ratio 3:4:5 and 4:5:6, the cost price of 2-piece mixtures comes out to be rupees 20 rupees per liter and 25 rupees per liter. Find the cost price of a liter of mixture of juices in which the 3 brands of original juices are mixed in the ratio 6:7:8. ये आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये मैं रेशियो के आपको जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो बेसिकली वहां से थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपके पास 3 ब्रांड्स के जूस हैं, उनको आपने 2 अलग टाइप से मिक्स किया। ठीक है, मतलब आपके पास मान लो जूस है ए, बी और सी, आपने इनका रेशियो लिया 3:4:5। जब इसको मिक्स, तो जब आपने इसको मिक्स किया तो आपको इसकी एवरेज कॉस्ट प्राइस पड़ी 20 रुपए पर लीटर, जो आपको यहाँ गिवन है। वहीं जब आपने उन 3 जूसेस को, ठीक है, एबीसी को ही 4, 5 और 6 के मिक्सचर में मिक्स किया तो आपको एवरेज कॉस्ट प्राइस पड़ी 25 रुपए पर लीटर। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ मिक्सचर जूसेस इन विच द 3 ब्रांड्स, अगर मैं इन्हीं 3 जूसेस को 6, 7 और 8 के रेशियो में मिलाता तो क्या प्राइस पड़ती मेरे को, आपको वो निकालना है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो कि हम ये मान लेते हैं कि जो एबीसी मिक्सचर्स है या जो एबीसी जूसेस हैं उनकी कॉस्ट प्राइसेस, इंडिविजुअल एबीसी की कॉस्ट प्राइसेस हैं ए रुपीज, बी रुपीज एंड सी रुपीज। ठीक, तो देखो अगर मैं सब फर्ज करो कि मैं इसको 3 लीटर लेता हूं, इसको 4 लीटर लेता हूं, इसको 5 लीटर लेता हूं, अज्यूम कर लो वैसे ही, तो ए का 3 लीटर प्लस बी का 4 लीटर, ठीक है, आप 40 भी लोगे तब भी सेम ले रहे हो, 30, 40, 50 लो चाहे 3, 4, 5 लो, रेशियो एज इट इज है। प्लस सी का आपने लिया 5 लीटर, ठीक, होल डिवाइड बाय, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसका 3 लिया, इसका 4 लिया, इसका 5 लिया, तो टोटल जूस की कैपेसिटी कितनी हुई? टोटल जूस की कैपेसिटी कितनी हुई? 12 लीटर हुई, तो डिवाइड बाय 12 आपको एवरेज मिलेगा। ठीक है, मान लो ये 10 रुपए का जूस था, ये 12 रुपए का जूस था, ये 15 रुपए का जूस था, तो 10 रुपए का 3 लीटर, 12 रुपए का 4 लीटर, 15 रुपए का 5 लीटर, ऐसे करके डिवाइड बाय 12 लीटर से करता तो मेरे को तीनों की एवरेज कॉस्ट पता चलती। तो वो मुझे तो पता नहीं है कि इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी थी, तो वही किया A3B4C5 बाय 12, और ये आपको मिल रहा है 20 रुपी पर लीटर। तो यहां से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी? 3A प्लस 4B प्लस 5C इक्वल टू 240 रुपीज। ठीक, वैसे ही दूसरा कंडीशन का सॉल्व करो, ये वाला
तो 4a प्लस 5b प्लस 6c अपॉन इसका टोटल कितना आता है, 4 और 5 9, 9 और 6 15 इक्वल टू इसकी एवरेज कॉस्ट पड़ी आपको 25 रुपीज। तो इसकी भी टोटल कॉस्ट निकाल लो, 4a प्लस 5b प्लस 6c इक्वल टू 375। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, 6 7 8 ना, मतलब इन ऑल क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपको निकालना है 6a प्लस 7b प्लस 8c। आपको कुछ भी करके ये वैल्यू निकालनी है। मान लो ये पूरी चीज आपके पास आती है 200 रुपए, तो 6 एंड 7 13, 13 एंड 8 21। तो अगर आपको 200 आ रहा है तो डिवाइड बाय 21 का टोटल क्वांटिटी सी कितनी होगी 21। जब 21 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आपको उसकी एवरेज कॉस्ट नहीं मिल जाएगी, मिलेगी। क्योंकि जैसे 4 5 9 और 6 15 आ रहा था, वैसे ही 6 और 7 13 और 8 21। तो इसकी आपको मेनली क्या करना है, कैसे भी करके ये इक्वेशन निकालना है कि 6a प्लस 7b प्लस 8c कितना रुपए आ रहा है। वो रुपए आ गया तो उसको डिवाइड बाय 21 कर देना, आपको उसकी एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो आपके पास देखो दो इक्वेशंस हैं, 3a 4b 5c एंड 4a 5b 6c। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, कैसे कर सकते हो जरा सोच के बताओ। दिस इज नथिंग बट गाइस हाउ टू सॉल्व सिंपल इक्वेशंस, कि आप सिंपल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वही टेक्निक है। आपको इन दो इक्वेशन में मतलब कुछ तो करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 जा 6, ठीक। लेकिन अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 2 8 क्या मिलेगा 1। तो आपको कुछ ऐसे ही मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस में कोई ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करना है अलग अलग, कि उनको चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, आपको डिफरेंस ऐसा मिलना चाहिए। तो चेक करो कि 3 को 6 कैसे बना सकते हो, मतलब 3 और 4 को मिला के 6 कैसे कर सकते हो। ओके, आई गॉट 2 आंसर्स कि सेकेंड में 3 मल्टीप्लाई करूं और फर्स्ट में 2। चलो देख लेते हैं, सेकेंड में 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, डिफरेंस क्या बचा 6 है। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8, तो 15 माइनस 8 आपके पास बचा 7, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, बचा 8 आया। तो यही आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन है। दिस इज हाउ यू सॉल्व अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है 2 माइनस 1, मतलब सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 इंटू द सेकेंड इक्वेशन माइनस 2 इंटू द फर्स्ट इक्वेशन, ये करिए, देखो आपको क्या मिलता है।
सी आपको क्या मिलेगा जरा देखिए। योर इक्वेशंस विल बी लाइक 12a 15b 18c इक्वल टू 375 into 3 1125। वैसे ही 6a 8b and 10c equal to 240 into 2 that is 480। देखो सब ट्रैक करो 6a 7b 8c। अगर माइनस करता हूं तो सब चीज माइनस हो जाएगी। 1125 minus 480 1125 minus 480 कितना आएगा 645 आएगा। ठीक है, तो देखो आपको बेसिकली क्या करना था, एट द एंड मैंने क्या बताया था, डिवाइड बाय 21। तो 645 डिवाइड बाय 21, 3 से तो कैंसिल हो जाएगा। अब 215 को 7 से डिवाइड करो, होने से रहा, तो आपका आंसर कुछ आएगा 30.7 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 7 3 30 210 बचा 50 तो 7 7 49, आपका आंसर आएगा 30.7। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज। क्लियर गाइस? ठीक है, चलिए इस शीट के तो पूरे क्वेश्चंस मैंने करवाई दिए हैं आपको। आई थिंक इसका एक भी क्वेश्चन नहीं बचा था हमारा। अब बढ़ते हैं इसकी अगली शीट पे, एवरेज मिक्सचर्स की। मैं वो शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। मैंने आपको ग्रुप पे तो शेयर कर ही दिया है। ओके, चलिए मैं यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, so this is the question as I already told you। एवरेज तो मैंने आपको पढ़ाई बेसिक क्लास। So the average age of group of 23 persons increases by 4 months when a person of 20 years is replaced by a new person। अगर एक 20 साल के आदमी को एक नए इंसान के साथ रिप्लेस किया जाए, so the age of the new person is, उस नए पर्सन की एज कितनी होगी। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? 23 लोग हैं, उनकी एवरेज एज क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उनकी एवरेज जो एज है सबकी वो 4 महीने से बढ़ गई। मतलब अगर मान लो उन सबकी एवरेज एज थी 50 इयर्स, तो वो 50 इयर्स से इंक्रीज होके हो गया 50 इयर्स 4 मंथ्स, यानी पूरे ग्रुप का एवरेज हो गया 51/3 इयर्स। वाई 1/3 इयर्स गाइस? क्योंकि 4 मंथ्स को अगर मैं देखूं तो वो साल का 1/3 होता है, क्योंकि आपके पास एक साल में होते हैं 12 मंथ्स, तो 12 का 1/3, मतलब आपका एवरेज 1/3 इयर्स से बढ़ रहा है। 4 मंथ्स इज नथिंग बट 1/3 इयर्स। ठीक, थोड़ा सा लगाओ कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको एवरेज का बेसिक बताया है, ट्राई करिए।
1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। पहले मैं चाहूंगा आपको ट्राई करो। या गाइस, एनीवन? भाई देखो, इनका एवरेज एज आपको पता है क्या? नहीं पता। एवरेज एज को ले लो x ईयर्स, तो इन 23 पर्सन की टोटल एज कितनी होगी? 23x। ठीक। अब क्या हुआ, इस 23x में एक 20 साल का आदमी चला गया और एक नया पर्सन ऐड हुआ, उसकी एज हमें नहीं पता, उस न्यू पर्सन की एज को हम ले लेते हैं n। तो टोटल ये हो गया, डिवाइड बाय पर्सन तो अब भी 23 है गाइस, और अब ये एवरेज हो गया आपका x1/3। क्यों? क्यों x1/3? क्यों x1/3? बताया कि 4 मंथ से एवरेज इंक्रीज हुआ और पहले एवरेज x था, तो अब हो गया x1/3। क्लियर? तो देखो पूरा लिखता हूं मैं, 23x माइनस 20 प्लस n इक्वल टू, मैं ये 23 उधर ले जा रहा हूँ, 23x और ये स्प्लिट कर दे रहा हूँ, प्लस 23 इंटू 1/3। क्योंकि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, x प्लस 1/3। तो देखो, इस 23x का कोई अस्तित्व नहीं बचा आपके पास, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास n की वैल्यू आई 23/3 एज इट इज जो बचा, एंड प्लस 20 वहां चला गया। तो जो नया पर्सन ऐड हुआ, ही इज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? देखो, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 20 प्लस 7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 27 से थोड़ा सा ज्यादा एज होगा। एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है सर। ठीक है, 27 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। और नहीं तो अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, कोई इशू नहीं है। ये आपका आएगा 23/3। 23/3 मतलब इसको आप कैसे लिखोगे? पूरा एलसीएम लोगे तो 83/3 मंथ ईयर्स आएगा। तो 83/3 को आप कैंसिल करो, तो देखो आपको मिलता है 327
वही तो आया, क्या चेंज आया इसमें? वॉज देयर एनी चेंज? कोई चेंज हुआ है इसमें, बताओ मेरे को। वॉज देयर एनी चेंज? ठीक है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूं, कैसे करोगे वो देखो ध्यान से। ठीक, देखो टोटल कितने पर्सन है, 23% है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था, एक ओल्ड नंबर ऑफ पर्सन इनटू द डिफरेंस। ठीक है, दिस इज नथिंग बट जो पर्सन ओल्ड पर्सन लीव किया माइनस जो न्यू पर्सन ज्वाइन किया। ठीक है, तो पर्सन कितने थे, 23 इंटू डिफरेंस कितना था, 23 1/3। दिस इज इक्वल टू जो पुराना पर्सन, जो नया पर्सन आया उसकी एज नहीं पता, और जो पुराना पर्सन निकला उसकी एज थी 20। ठीक, अब मैं इसको ऐसा क्यों किया हूं, क्योंकि ऑब्वियसली नए के आने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब नए वाले का एज ज्यादा है और पुराने वाले का कम, तो इसलिए n-20। इसको सॉल्व करो, देखो वही आंसर आएगा। कितना आया गाइस, बताओ जल्दी से, देखो
23/3 इक्वल टू n माइनस 20 ना, तो आपकी n क्या आई वैल्यू, वही तो आया ना। क्या चेंज है इसमें बताओ। सर पिछले कुछ टॉपिक ना। क्लियर गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ट्राई करो इसको, सेम थोड़ा पैटर्न हल्का सा चेंज है बट ऑलमोस्ट सेम है। All right, I got 3 answers that there are 15 members in the question। आपको बोल रहा है, like आपको question में बोल रहा है the average age of a group of officers goes down by 56 from 58। इनका एवरेज 58 से 56 हो गया, ठीक। when an old member is replaced by a young member, मतलब एक कोई बुजुर्ग आदमी होगा उसको हटा के हम किसी यंग आदमी को लेके आ रहे हैं। So what is the total number of members in the team if the age difference between those two members is 30? Again वही सेम शॉर्टकट मेथड, आपका एवरेज कितने से कम हुआ, 2 से। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2। मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया, ओल्ड नंबर ऑफ पर्सन्स
into difference in average is nothing but the age of older person, मतलब old member माइनस न्यू मेंबर, क्योंकि ऑब्वियसली बुजुर्ग आदमी की एज ज्यादा है, नए वाले की छोटी है एज। तो देखो ओल्ड नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता, इसको आप एज इट इज रखो। डिफरेंस कितना आया 2 का, और दोनों आदमी जो एक बुजुर्ग आदमी गया और एक नया आया उनकी एज का डिफरेंस कितना है 30। तो देखो नंबर ऑफ पर्सन आपको मिल गए सीधा शॉर्टकट से 30/2 दैट इज 15। सिंपल। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी जो एग्जाम्पल लेके बताया था कि एक एग्जाम्पल था कि मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 45 kg। एक नया बच्चा ऐड हुआ तो उस नए बच्चे के ऐड होने से हमारा एवरेज 1 किलो से बढ़ गया। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था, ओल्ड नंबर ऑफ पर्सन्स कि पहले कितने पर्सन्स थे इनटू एवरेज में जो डिफरेंस है वो प्लस द न्यू एवरेज, this gives us the weight of the child which has been added into the group, right? So that's the same condition। यहाँ पे भी आपको सेम मेथड अप्लाई करना है कि अगर मान लो मैं सीधा सीधा ऐसा बोलूं कि मान लो कि 10 लोग थे क्लास में और 10 का एवरेज था 45। एक बच्चा चला गया जिसका वेट था 20 किलो और एक नया बच्चा आया जिसका हमें वेट नहीं पता, लेकिन इसके चलते पूरी क्लास का एवरेज 2 किलो से बढ़ गया। तो मतलब इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि इस नए बच्चे के आने से सबका वेट 2-2 किलो बढ़ गया, सबका वेट 2-2 किलो बढ़ गया। तो अगर सबका वेट 2-2 किलो बढ़ गया मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पूरे 10 लोगों में बटेगा, ठीक। तो 10 पर्सन्स इंटू 2 kgs हर एक को एक्स्ट्रा मिला इज इक्वल टू नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द 2 पर्सन x माइनस 20। तो ये आएगा 20 इक्वल टू x माइनस 20, तो यहाँ से x आया 40। तो वही फंडा है कि किसी एक के जाने और दूसरे के आने से अगर आपका वेट 2 किलो से बढ़ रहा है तो 2 किलो से बढ़ रहा है मतलब आप हर बच्चे का वेट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हर बच्चा पहले 45 किलो का था तो अब हर बच्चा 47 किलो का हो रहा है, मतलब सबको 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यूं समझ लो कि ये जो नया बंदा आ रहा है ये अपने में से वेट बाकियों को बांटते जा रहा है और ऐसा बांटते हुए पूरी क्लास का एवरेज 47 हो गया। तो सेम कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में भी थी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। Average height of 13 people reduces by 2 if a person of height 184 centimeter is replaced by a new person। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एवरेज कम हो रहा है लेस हो रहा है मतलब जो ओल्ड पर्सन जा रहा है और जो न्यू पर्सन आ रहा है इन दोनों में से किसकी हाइट ज्यादा होगी, जो चाहे अनम्यूट करके बोल सकता है। अगर रिप्लेसमेंट से हाइट एवरेज कम हो रही है तो कौन ज्यादा होगा, पुराना पर्सन जो क्लास से बाहर चला गया या जो नया पर्सन आया। ऑब्वियसली कम होना मतलब पुराने वाले का ज्यादा था, तो मैं क्या करूंगा ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 13, एवरेज में चेंज कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर का, इक्वल टू पुराना पर्सन जो क्लास से बाहर चला गया या ग्रुप से बाहर चला गया उसकी हाइट थी 184 और नया पर्सन नहीं पता उसको n ले लो, न्यू पर्सन दैट इज n। बस खत्म कहानी। तो आपको n मिलेगा 184 माइनस 26 दैट इज 158। सी एक लाइन का आंसर है ये, एक लाइन का, बस आपको शॉर्टकट समझना है। क्लियर।
ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेम टाइप का, थोड़ा सा ही अलग है, 3 स्टूडेंट्स लीव है, बट कोशिश करो, चलो दिमाग लगाओ। Okay, I got one answer. What about others? There are 24 students in a class whose average marks in a subject, comma the maximum marks out of which is 100, मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, 24 बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 89, 3 स्टूडेंट्स ने क्लास छोड़ दिया, तो what is the maximum by which the average could go up? 3 लोगों के छोड़ने के बाद आपका एवरेज कितने से बढ़ सकता है? मैक्सिमम कितने से बढ़ सकता है? अगर आपको एवरेज बढ़ाना है तो उन 3 स्टूडेंट्स का आप मार्क्स कितना ले सकते हो मिनिमम? इन 3 स्टूडेंट्स के मिनिमम मार्क्स कितने ले सकते हो? मिनिमम कितना हो सकता है गाइस एज? मिनिमम एवरेज मार्क्स थ्री स्टूडेंट्स क्लास छोड़ रहे हैं, तो जो 3 स्टूडेंट्स क्लास छोड़ रहे हैं उनका मेरे को मिनिमम बताओ ना, क्योंकि जब उनकी लीस्ट से लीस्ट एज निकाल दूंगा, सॉरी मैंने मार्क्स निकाल दूंगा, तो ऑब्वियसली टोटल 24 की जगह 21 लोग में बढ़ जाएगा। देखो आपका टोटल मार्क्स है 24 स्टूडेंट्स का 89, तो 24 इंटू 89 आप करिए, कितना आएगा? दैट इज 2136। ठीक, अब 2136 में से आप ये अज्यूम करो कि जो तीनों बच्चे थे उन्होंने मिनिमम मान के चलो 000 स्कोर किया, तो अगर 0 0 स्कोर किया तो 2136 स्कोर रहेगा, डिवाइड बाय
21 स्टूडेंट्स। तो 21360 डिवाइड बाई 21, ये आपको मिलेगा 101। 100 मार्क्स के एग्जाम में एवरेज 101 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या हो सकता है गाइस? ये हो सकता है कि नहीं गाइस? 2100। भाई उसने ये थोड़ी बोला कि ये जो बच्चे छोड़ रहे हैं उनका मिनिमम मार्क्स इतना होना चाहिए या मैक्सिमम इतना ही स्कोर किएगा। आपको कुछ भी नहीं गिवन है ना, आपको सिंपल सी कंडीशन बोल रहा है। वो सिंपल सी कंडीशन ये है कि भाई इनका एवरेज कितने से बढ़ सकता है। पूरी क्लास का एवरेज 89 है, तो अगर पूरी क्लास का एवरेज 89 है तो अगर मेरे को 21 लोगों को रखना है क्लास में, मैक्सिमम कोई भी बच्चा कितना स्कोर कर सकता है? 100 स्कोर कर सकता है। तो मेरा टोटल भी मैक्सिमम कितना होगा? 2100। तो अगर हर बच्चे का एवरेज 89 है, एवरेज मैक्सिमम कितना हो सकता है कि भाई हर बच्चा फुल मार्क्स ले आए? तो 100 मार्क्स इंटू 21 स्टूडेंट्स, तो स्कोर होगा 2100 एंड डिवाइडेड बाय 21 स्टूडेंट्स, मतलब मैक्सिमम एवरेज कैन बी 100 ना। 100 से ज्यादा एवरेज आप लेके जा सकते हो क्या? नहीं लेके जा सकते हो। तो अभी एवरेज 89 है, आपको एवरेज 100 करना है, तो कितना एक्स्ट्रा करना है? तो मैक्सिमम बाय विच द एवरेज कुड गो अप विल बी 11। ठीक। Now, a shipping clerk has 5 boxes of different but unknown weights, each weighing less than 100 kg. The clerk weights the boxes in pairs. ठीक है, आपके पास 5 बॉक्सेस हैं, A, B, C, D, E। इनके वेट्स अननोन है। उसको उसने पेयर में वेट किया। पेयर में वेट किया मतलब हर बार 2 बॉक्सेस एक साथ लेगा। लाइक पहले ए बी ले लिया, फिर ए सी ले लिया, फिर ए डी ले लिया, फिर ए ई ले लिया, फिर बी सी, बी डी, बी ई, फिर सी डी, ठीक है, सी ई, डी ई। ऐसे करके हम देख सकते हैं कि टोटल 10 पेयर्स बन सकते हैं। ठीक, उसका तरीका ये भी है कॉम्बिनेशन लगाने का, जो आप बाद में पढ़ोगे, 5C2, जिसका आंसर आता है 10। मतलब देयर कैन बी ओनली 10 पेयर्स। अगर हम 5 में से दो दो करके उठाते रहे तो 10 ही पेयर बन सकते हैं। तो 10 पेयर में से कोई भी पेयर हो सकता है, वो हमें नहीं पता। ए बी, ए सी, ए डी, हमें वेट्स तो अननोन है। तो
कौन से पेयर का वेट 110 है? हो सकता है एडी का वेट 120 हो सकता है सीई का वेट 113 हो सकता है बीसी का वेट, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ 10 पेयर्स का वेट दे दिया है। आपको पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ द हेवीएस्ट बॉक्स। व्हाट इज द वेट ऑफ द हेवीएस्ट बॉक्स? ना देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने 10-10 बॉक्सेस में से 5-5 बॉक्सेस में से 2-2 के पेयर लिए और ईच वेइंग लेस देन 100 kg, सारे बॉक्सेस 100 से कम के हैं। तो देखो अगर मैं 10 पेयर्स को ऐड कर दूं, मतलब ए बी प्लस बी सी का वेट प्लस सी डी का वेट प्लस डी का वेट, ऐसे करके सारे ऐड करता हूं, जो ये सारे मैंने पेयर्स बनाए, तो ध्यान से देखो आपको क्या मिल रहा है। ए 4 बार, बी 4 बार, सी 4 बार, डी 4 बार, ई 4 बार, मतलब हर वेट 4 बार आया। तो 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू आपको इन सब का सम मिल जाएगा, ये पूरी वैल्यूज का 110, 112, 113, 114, 115, 116 ऐसे करके पूरा ऐड करो, ये पूरा ऐड करो, आपको ये ए बी सी डी ई का पूरा सम मिलेगा। निकालो कितना आ रहा है। ये आपके पास टोटल वेट आएगा 1156। है ना, टोटल वेट आया 1156। तो देखो पांचों बॉक्सेस का मिला के वेट कितना आएगा, 1156 by 4, दैट इज 289। आया टोटल वेट 289। सो आप ये देखो कि ए बी सी डी ई ऐसे करके 5 बॉक्सेस हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक छोटा सा अजम्पशन कर सकते हो, दैट इज ए इज लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, मतलब सबसे हैवी बॉक्स है ई और सबसे लाइटेस्ट बॉक्स है ए, आप ऐसा मान लो। टोटल सम आपको मिल गया 289। अब मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ लॉजिकली इसको आपको थोड़ा लॉजिकली भी सॉल्व करना है। कैसे? सबसे छोटा वेट कौन सा है? 110। तो ए और बी का वेट कितना होगा? 110। वैसे ही सबसे बड़ा वेट कौन सा है? 121, तो वो डी और ई का होगा। अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि डी और ई सबसे हैवी है, ठीक। अब वहीं पे देखो, अगर मैं ए में बी की जगह सी लगा दूं तो मुझे इसके जस्ट अगला वेट मिल जाएगा, यानी 112। वहीं अगर मैं सी की जगह डी लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा 113, और एक की जगह डी की जगह ई लगा दूं तो मिल जाएगा 114। होगा। उसने हमसे पूछा है वेट ऑफ द हेवीएस्ट बॉक्स। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं
तो A प्लस D प्लस E और A एक बार और दोनों मिला के कितना आया 227। उसमें से D का वेट आपके पास है 121, तो 2A का वेट कितना आएगा 106, तो A का वेट कितना आया 53। अगर A का वेट आ गया तो B का भी आ जाएगा, C का भी आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कोई और पेयर लो, जैसे कि पेयर आप ले लो BD का, कि जैसे आप सेकंड और सेकंड लास्ट का वेट लेते हो, मतलब A से लेके E तक के पेयर बन गए तो 4 पेयर। अब ये जो वेट होगा ये होगा BC का, BD का, तो BD का वेट होगा 116, तो B और D का वेट आपको मिलेगा 116, और आपने A को अगर यहाँ पुट किया तो आपको B का वेट भी मिल जाएगा, दैट इज 110 माइनस 53 आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट 57। ठीक, तो अगर 57 आ गया तो आपको कौन सा वेट निकालना है, हैवीएस्ट निकालना है। ठीक है, मैंने जैसे पेयर बनाया था गाइस, अगर A सबसे छोटा है तो क्या हुआ, इंक्रीज करते करते AB, AC, AD, AE, फिर BC, BD, BE, तो मैं क्या करूंगा, मुझे हैवीएस्ट बॉक्स निकालना है तो मैं B और E का वेट ले लूंगा, दैट इज 117। B का वेट मिल गया 57। तो अगर B का वेट मिल गया 57 तो E का वेट कितना आएगा 60। आएगा, कोई डाउट यहां तक? आप हाईएस्ट पेयर निकाल के कर सकते हो। वैसे मैंने आपको मेथड पूरा बता दिया है, बाकी एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। थोड़ा सा मुझे शायद हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं आई हो। हाँ स्वप्निल बोलिए। सर अगर D59 हुआ और E60 हुआ तो दोनों का सम तो 121 बता रहा सॉरी, है, तो थोड़ा 111 जोर से जाएगा। बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि D59 हुआ और अगर E60 हुआ तो दोनों का सम तो 119 आएगा सर, तो 121 आ रहा है, तो उसके हिसाब से E को 62 हाँ मैं होना वही बोल चाहिए। रहा हूँ, आपने किसका वेट निकाला 59? डी का वेट 9। चलो ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि डी का वेट आ रहा है 59, और वैसे में ई का वेट कितना आ रहा है फिर? एक सेकंड सर, सॉरी सर, एक सेकंड। सॉरी 62 आएगा, फिर 62 आएगा। नहीं, आपने जो निकाला 59 तो उसके अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, उसके अकॉर्डिंग ही ई का वेट 62 होगा। हाँ मैं बोला ना, मैं चेक करना, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा था कहीं पे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो डी का वेट 59 आया, और हमारा हैवीएस्ट सम है डी और ई 121, हाँ तो 121 में 59 माइनस करने से 62 आ रहा है। मैं बोला मुझे कहीं डाउट आ रहा था कि कैलकुलेशन शायद कहीं कोई मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, आ गया ई का वेट 62। ठीक है, तो यहाँ तक आज रोकते हैं। अब बाकी देखो, आपके ये एवरेजेस की क्वेश्चन है, मैंने आपको इस टाइप के एग्जांपल्स बताए भी थे क्लास टीचर्स में एक्स वाई जेड करके, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। ये पूरा एवरेज पे है,
क्वेश्चन पूरा का पूरा एवरेज पे सारे क्वेश्चंस। यहाँ से फिर पार्टनरशिप चालू हो रहा है, तो पार्टनरशिप मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो पहले पार्टनरशिप बताऊंगा तब। तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन 20 तक सॉल्व कर सकते हो, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको जब लॉजिक बताऊंगा पार्टनरशिप का तब, ठीक है। एंड अगर आप में से कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट है तो वो बना सकता है, क्योंकि कॉमर्स वाले जनरली पार्टनरशिप पढ़ते हैं खुद, तो उनके में होता ही है पार्टनरशिप। तो जनरली अगर इफ एनी वन ऑफ यू इज ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आप लोग पढ़े होगे कभी ना कभी पार्टनरशिप, तो आप लोग कर सकते हो। रेस्ट बाकियों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको सॉल्व करके ट्राई करिएगा अगले क्लास में।